नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कॉमन एरर्स पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन, जिसको लेटेस्ट एडिशन माना जाना चाहिए, फॉलो कर रहे हैं। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चन या सेंटेंसेस मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो हमारी ये जो सीक्वेंस है, जैसे कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन एरर्स, जो कि 37 से 41 तक की सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस इस एडिशन के हिसाब से है, तो आप इस एडिशन के हिसाब से सीक्वेंस को मिला लें। इसके अलावा हमने जिस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उस क्वेश्चन पेपर का, उस एग्जाम का नाम भी लिखा हुआ है उसकी डेट के साथ। जैसे कि ये क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एसएससी सीजीएल टीयर 2 20 फरवरी 2018 वाले क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो आप इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, इस एग्जाम की डेट और नाम के हिसाब से भी इन सेंटेंसेस को अपने वाले एडिशन में, अपने वाली बुक में ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर मिल जाएगा। ये रहा आपका पहला सेंटेंस इस वीडियो का, जो कि इस एडिशन के हिसाब से 37 है। क्या लिखा हुआ है? द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वी एक्सपीरियंस इन आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस आल्सो हैज़ एन इफेक्ट। सिंटैक्टिकली एनालाइज करते जाएंगे, देखते जाएंगे कि कहाँ पर किस तरह की गलती है और क्या सही होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? द। देखिए, ये जो है द आर्टिकल, ये एक डिटर्मिनरी होते हैं। सारे के सारे आर्टिकल डिटर्मिनर लगाए जाते हैं नाउन को डिटरमाइन करने के लिए। अब इसके बाद जो लिखा हुआ है वो तो नाउन है नहीं, वो तो एक एडजेक्टिव है। फिर एंड कंजंक्शन लिखा गया है और एक दूसरे एडजेक्टिव को जोड़ा गया है, यानी कि दो एडजेक्टिव को जोड़ा गया है एंड कंजंक्शन के द्वारा। एंड एक कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, कुमुलेटिव नेचर का होता है। कुमुलेट का मतलब इकट्ठा कर देना, एक साथ कर देना चीज़ों को। तो दो एडजेक्टिव को इसने एक साथ कर दिया, और ये दोनों एडजेक्टिव लगाए गए हैं इस एनवायरनमेंट नाउन के लिए। एनवायरनमेंट नाउन हो गया और इसके लिए दो एडजेक्टिव हो गए। दो एडजेक्टिव क्योंकि एक ही नेचर के थे, इसलिए एंड कंजंक्शन से जोड़कर लिखा गया। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि किसी नाउन को मॉडिफाई, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। यहीं पर सेंटेंस में आगे बढ़ने से पहले ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आ सकते हैं। तीन एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। लो, दो की बजाय मैंने तीन लिख दिए, और इन तीनों को जोड़ने के लिए आपको किसी भी कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लिख सकते हैं कॉस्टली, कश्मीरी, कॉस्टली कश्मीरी शॉल। आपने लिखा कॉस्टली कश्मीरी शॉल, तो शॉल भी एक नाउन हो गया, कश्मीरी भी एक, कश्मीरी के लिए, शॉल के लिए एक एडजेक्टिव हो गया, और कॉस्टली भी एक एडजेक्टिव हो गया। इस प्रकार से एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए दो एडजेक्टिव आपने लिखे, लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए किसी कंजंक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जब आपने यहाँ पर दो एडजेक्टिव लिखे इस आपके सेंटेंस में, तो यहाँ पर आपने एंड कंजंक्शन से जोड़ के लिखे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक नाउन को एक से ज़्यादा एडजेक्टिव, 2, 3, 4, 5, 10 एडजेक्टिव मॉडिफाई कर सकते हैं और बिना कंजंक्शन से जोड़े ही। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि एक नाउन के लिए हमने दो एडजेक्टिव यूज किए, तो दोनों को एंड कंजंक्शन से जोड़ने की आवश्यकता पड़ी। वो इसलिए कि जब मैंने कॉस्टली कश्मीरी शॉल लिखा, तो इसमें दोनों एडजेक्टिव जो थे अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे थे। कर तो मॉडिफाई सोल को ही रहे थे, सोल की ही विशेषता बताने के लिए आए थे, सोल को ही मॉडिफाई करने के लिए आए थे, लेकिन दोनों अलग अलग एस्पेक्ट में या दोनों अलग अलग डोमेन में इसकी विशेषता बता रहे थे। कश्मीरी ये बता रहा था कि शॉल का ओरिजिन कहाँ पर है, और कोस्टली इसकी कोस्ट के बारे में रिफर कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एडजेक्टिव बिना एंड कंजंक्शन से जोड़े हुए ही एक साथ लिखे गए और शॉल को मॉडिफाई कर गए। वो इसलिए क्योंकि दोनों अलग अलग नेचर के एडजेक्टिव थे। लेकिन यहाँ पर जो आपने एडजेक्टिव लिखे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल,
ये एक ही नेचर के हैं, ये एक ही डोमेन में है। इंटरनल और एक्सटर्नल एक ही डोमेन में यूज होने वाले वर्ड हैं। तो अगर इस तरह के नेचर के एडजेक्टिव आपको मिल जाए और आपको लिखने की आवश्यकता पड़े तो आप एंड कंजंक्शन से जोड़कर लिखेंगे। दोनों एडजेक्टिव ने मॉडिफाई कर दिया नाउन को, एनवायरमेंट नाउन को, द आर्टिकल आ गया एनवायरमेंट के लिए। किसी स्पेसिफिक एनवायरमेंट की बात कर रहे हो, जिस एनवायरमेंट की बात कर रहे हो उसको स्पेसिफिक इसलिए किया गया क्योंकि आगे सेंटेंस में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, मतलब उसको डिफाइन कर दिया गया है। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट वी एक्सपीरियंस, वी हो गया यहाँ पर। देखिए दूसरी क्लोज यहाँ से शुरू हो गई। अब देखिए ये जो है एक नाउन फ्रेज है, मैं इसको इरेज करके दोबारा से लिखता हूं। ये यहाँ पर जो लिखी हुई है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज निश्चित तौर पर ये एक सब्जेक्ट होगी। अब इसके बाद एक और प्रोनाउन लिखा हुआ है और ये प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ही होगा। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसको बना नहीं पाओगे। और इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट लिखा हुआ है वी एक्सपीरियंस इन आवर थॉट्स फीलिंग्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। यहाँ तक ये अस तक पूरा का पूरा क्या है, वी का प्रेडिकेट है, वी सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है। और ये हमारी क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज वी, सबऑर्डिनेट क्लोज वी। और दूसरी क्लोज लिखी हुई है जिसका सब्जेक्ट आ गया था शुरू में, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑल्सो हैज एन इफेक्ट। ये हो गई हमारी क्लोज नंबर 1 और ये हो गई हमारी क्लोज नंबर 2। अब दोनों को फटाफट इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया, वी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट। अब देखिए दूसरी क्लोज को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक कंजंक्शन चाहिए था, वो कंजंक्शन गायब है। आप सोचिए कि वो गायब क्यों है। उसके बाद प्रोनाउन लिखा जो कि एक सब्जेक्ट है, एक्सपीरियंस लिखा गया है, एक्सपीरियंस जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है और उस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, वो ऑब्जेक्ट भी गायब है। इसके बाद सीधे प्रीपोजिशन लगा है और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा है आवर थॉट्स, कोमा लगा के फिर फीलिंग्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि थॉट्स को, फीलिंग्स को और द वर्ल्ड अराउंड अस को जोड़ा गया है। तो पहले वाले दो को कोमा से अलग कर दिया गया और उसके बाद एंड कंजंक्शन जोड़कर तीसरे वाले को जोड़ दिया गया। यही जोड़ने का तरीका होता है, ए कोमा बी एंड सी, इस तरीके से हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो वी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है और वो कंजंक्शन कहाँ है। एक्चुअली में यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन होना था, यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन होना था। देखो ध्यान से अगर देखोगे तो ये एक्सपीरियंस जो ट्रांजिटिव वर्ब है किसको एक्सपीरियंस करने की बात की जा रही है, इसका इफेक्ट किस पर ट्रांसफर होना है, इसका इफेक्ट ट्रांसफर होना है इस एनवायरनमेंट पे। इसी एनवायरनमेंट को तो एक्सपीरियंस करने की बात की जा रही है। तो द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही इस एक्सपीरियंस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होना था। लेकिन ये फ्रेज तो हमने सब्जेक्ट बना रखी है हमारी इस वाली क्लोज की, तो इसका ऑब्जेक्ट तो हो नहीं पाएगी। अब इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक्सपीरियंस का द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को या इसके मीनिंग को एक्सपीरियंस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और वो रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है डैट या विच, क्योंकि एक थिंग को रिफर कर रहे हैं, हालांकि एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। डैट या विच यहाँ पर हो सकता है, लेकिन वो डैट या विच रिलेटिव प्रोनाउन को हटा दिया गया है क्योंकि डिफाइनिंग क्लोज है। डिफाइनिंग क्लोज में अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है उसको हटा देते हैं तो भी सेंटेंस सिंटैक्टिकल होता है, मीनिंगफुल होता है। मैं ये बात बता चुका हूँ। तो यहाँ पर डैट या विच लगा होता तो भी ठीक था, नहीं लगा हुआ तो भी ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो रहा है इस ट्रांजिटिव वर्ब का, सबऑर्डिनेट क्लोज की ट्रांजिटिव वर्ब का, रिलेटिव क्लोज के ट्रांजिटिव वर्ब का, या एडजेक्टिव क्लोज भी इसको कह सकते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए लिखी गई है, इस क्लोज के ट्रांजिटिव वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन तो इसको एलिमिनेट करके भी सेंटेंस मीनिंगफुल रहता है, सिंटैक्टिकल रहता है। इतनी बात हो गई। फिर उसके बाद इन प्रीपोजिशन लगाया, उसके बाद लिखा उसका ऑब्जेक्ट, थॉट्स, फीलिंग्स एंड द वर्ड अराउंड अस। वर्ड हो गया नाउन और अराउंड प्रीपोजिशन हो गई। प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है अराउंड अस, ये इस वर्ड के बारे में बताने के लिए हुई, तो इसको डिफाइन भी कर दिया हमने, हम कौन से वाले वर्ड की बात कर रहे हैं जो हमारे चारों तरफ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी दूसरी जो पहली वाली क्लोज थी जिसका सब्जेक्ट हमने लिखा था इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसका प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया। ऑल्सो एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है इन एडिशन, इसका मतलब होता है इन एडिशन। उसके बाद लगी हुई है आपकी हैज मेन वर्ब। चूंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, एक ही एनवायरनमेंट को इंटरनल भी बताया गया है, एक्सटर्नल भी बताया गया है, मतलब
कंप्लीट वे में एक ही एनवायरनमेंट की बात की जा रही है, जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज सही है, करंट पब्लिकेशन वालों ने यहाँ पर हैव लगा रखा है, जो कि फालतू बकवास है। हैज यहाँ पर मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर गड़बड़ी है। मैं आपको बता दूं, ये जो एन है ये एक आर्टिकल है, और ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए था वो कोई नाउन फ्रेज होनी चाहिए थी, और आर्टिकल लिखा है तो निश्चित रूप से इसके साथ कोई नाउन आएगा। लेकिन ये जो अफेक्ट लिखा हुआ है ना बच्चों, ये वर्ब होती है, नाउन होता है इफेक्ट। यहाँ पर लिखो इफेक्ट। अफेक्ट जो है वो वर्ब के फंक्शन में होती है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका मीनिंग मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक सी वर्ब है, कई बार आपने अपने जीवन में इस वर्ब का सामना किया होगा। तो ये हो गया आपके सामने 37 सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थी लेकिन आसान सेंटेंस था। 38 पर आते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, रसायनाज आर द ब्लेंड्स ऑफ टॉनिक हर्ब्स, मेटल्स, fruits, gums, and have specific methods of production which included the time of gathering. Okay. सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नेचर का है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, इंटरप्रिटेशन आसान है। देखिए रसायनाज, ये एक नाउन लिखा हुआ है और नाउन पे लगा रखा है अपोस्ट्रोफी एस। जब हम अपोस्ट्रोफी एस किसी नाउन पर लगाते हैं तो हम उसमें पजेसिव फंक्शन को जनरेट कर रहे होते हैं। पजेसिव फंक्शन का मतलब जैसे पजेसिव डिटर्मिनर होते हैं ना, भाई ये हो गई कार और ये हो गई माई कार, तो ये कार की पजेशन बता, कार किसके पजेशन में है, ये इसी बात को बताने के लिए तो हमने पजेसिव डिटर्मिनर लिखा। उसी प्रकार से मैंने लिखा कार और फिर मैंने लिखा राम्स कार। तो ये जो राम पर मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, ये इस नाउन में पजेसिव फंक्शन को जनरेट करने के लिए लगाया, ये बताने के लिए कि कार किसके पोजीशन में है। उसी प्रकार से किसी नाउन पे जब हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो पजेसिव फंक्शन जनरेट करने के लिए लगाते हैं, और उस पजेसिव फंक्शन जनरेट करने की जरूरत हमें तभी पड़ती है जब हमें किसी थिंग या ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी होती है। कोई थिंग हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट से मतलब है ये ट्रांजिटिव वर्ब वाला ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट से मतलब जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, कोई भी थिंग जिसकी कोई एग्जिस्टेंस हो। तो यहाँ पर कोई थिंग होगी तभी तो उसकी पोजीशन बताने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ तो इसके बाद कोई थिंग लिखी नहीं है, इसका मतलब ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है ये इन्होंने यहाँ पर टाइपिंग एरर कर दी, या फिर किरण पब्लिकेशन ने या तो टाइपिंग एरर कर दी, या फिर एसएससी वालों ने यहाँ पर गलत इसको मिसप्रिंट करके दे दिया। एक्चुअली में यहाँ पर रसायनाज नहीं होना था, ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं होना था, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं थी, केवल इतना होना था। और इस बात का पता चलता है क्योंकि आगे जो वर्ब लगी है, आपकी जो मेन वर्ब लगी है वो लगी है प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से। तो रसायना, रसायना का मतलब जो रसायन होते हैं, ठीक है, तो उसको रिफर किया है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट आपका है और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से ही यहाँ पर मेन वर्ब लगी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, रसायनाज आर मेन वर्ब लगी है, यहाँ पर लिंकिंग नेचर की वर्ब है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है द ब्लेंड्स। ब्लेंड्स का मतलब मिक्सचर ऑफ समथिंग, दो चार चीजों को जो हम मिला देते हैं एक केमिकल फॉर्मूले के हिसाब से, तो उसको ब्लेंड कहा जा सकता है। रसायनाज आर द ब्लेंड्स ऑफ टॉनिक हर्ब्स, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगाया गया, और एक ऑब्जेक्ट नहीं है, काफी सारे ऑब्जेक्ट को जोड़ा गया, ये बताने के लिए कि किसके ब्लेंड्स की बात हो रही है। ऑफ प्रीपोजिशन लगाई गई, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखे गए कि किसके ब्लेंड की बात हो रही है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी, ऑफ टॉनिक हर्ब्स, कोमा, मेटल्स, फ्रूट्स, गम्स, ये सारी की सारी जो यहाँ तक प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आई है इस ब्लेंड के लिए, यानी कि ये क्या हो गई, एडजेक्टिव फ्रेज। ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर हमने बहुत सारे नाउन्स को कॉमा लगाकर जोड़ दिया। रसायनाज आर द ब्लेंड्स ऑफ टॉनिक हर्ब्स, मेटल्स, फ्रूट्स, गम्स एंड हैव, देखिए एंड कंजंक्शन लगाया गया, और कंजंक्शन लगाकर क्या जोड़ा जा रहा है, एंड कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, क्या जोड़ा जा रहा है, दो मेन वर्ब को जोड़ा जा रहा है। पहली मेन वर्ब हो गई आर और दूसरी मेन वर्ब हो गई हैव। यहाँ पर भी देखिए हैव को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसको प्लूरल ही कंसीडर किया गया है। हैव यहाँ पर मेन वर्ब है और मेन वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। स्पेसिफिक तो एडजेक्टिव है, नाउन आगे लगा होगा। मेथड्स, ठीक है, मेथड्स हो गया नाउन, स्पेसिफिक मेथड, स्पेसिफिक एडजेक्टिव हो गया इस मेथड्स के लिए। पूरी की पूरी नाउन फ्रेज स्पेसिफिक मेथड, हैव ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गई, और ऑफ लगाया गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगाया गया, और ये ऑफ प्रोडक्शन जो है प्रीपोजिशन फ्रेज लगाई गई मेथड्स के बारे में बताने के लिए। इट मींस ये हुई आपकी एडजेक्टिव फ्रेज।
उसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है विच, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है विच, ठीक है। और उसके बाद लिखी हुई है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट के फंक्शन में। कैसे पता चलता है मुझे सब्जेक्ट के फंक्शन में? क्योंकि आगे कोई और सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ। भाई अगर ये ऑब्जेक्ट होता विच, तो निश्चित रूप से जो आगे क्लोज है इंक्लूडेड के आगे ये जो प्रेडिकेट लिखा हुआ है इसका कोई दूसरा सब्जेक्ट होता, कोई और सब्जेक्ट नहीं लिखा है, इट मींस इस रिलेटिव प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट के फंक्शन में यूज किया गया है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो अपने एंटीसीडेंट के लिए यूज हुआ होगा, तो किसके लिए यूज हुआ है? मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए ही यूज हुआ है। आगे का जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इंक्लूडेड द टाइम ऑफ गैदरिंग, ये किसके बारे में है? ये इन्फॉर्मेशन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में है, तो विच का एंटीसीडेंट हो जाएगा मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी देखिए इंक्लूडेड यहाँ पर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है ये एक फैक्ट के बारे में है, ये एक ऐसी बात कही गई है जो कि जनरल फैक्ट है। जनरल फैक्ट जो होते हैं वो परमानेंट नेचर के होते हैं, परमानेंट इफेक्ट के होते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक टेंस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है पास्ट के लिए वैलिड थी, ये पास्ट के लिए भी उतनी ही वैलिड थी, प्रेजेंट के लिए भी उतनी ही वैलिड है, उतनी ही सही है, और फ्यूचर में 100 200 500 1000 साल बाद भी ये उतनी ही वैलिड रहेगी, उतनी ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है टाइम इंडिपेंडेंट होती है, परमानेंट नेचर के साथ होती है, परमानेंट नेचर का इफेक्ट इनमें होता है, इनका कोई टेंस नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इनको बनाया जाता है। तो यहाँ पर आ जानी चाहिए थी इंक्लूड, इंक्लूड यहाँ पर आ जानी चाहिए थी। विच यूज किया गया है मेथड्स के लिए, मेथड्स इंक्लूड द टाइम ऑफ गैदरिंग। इंक्लूड ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिखा हुआ है द टाइम, जो कि इसका इंक्लूड का ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आगे ऑफ प्रीपोजिशन आ गई, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। ऑफ गैदरिंग, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज टाइम के बारे में बताने के लिए है कि किसके टाइम की बात की जा रही है। गैदरिंग के टाइम, गैदर का मतलब इकट्ठा करना, ब्रिंग समथिंग टुगेदर या टू कलेक्ट, यानी कि जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें टाइम ऑफ गैदरिंग भी इंक्लूड होता है, उन चीज़ों को इकट्ठा करना, जो चीज़ें हमें हर्ब्स, मेटल, फ्रूट्स, गम्स वगैरह चाहिए। तो ये हो गया आपका 38 सेंटेंस। यहीं पर इसमें गलती है, इंक्लूडेड नहीं होगा, इंक्लूड हो जाएगा। 39 पर चल लेते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, इन रिलेशनशिप्स टू शी सीम्स टू हैव सब्सिस्टेड ऑन नथिंग बट द एम्प्टीनेस ऑफ हर हार्ट टू द मास्टर ऑफ हर लाइफ। ठीक है, सेंटेंस को उसी तरीके से हमें इंटरप्रेट करना है, उसी तरह से हमें सिंटैक्टिकली इसको एनालाइज करते हुए जाना है। इन यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा हुआ है और प्रीपोजिशन के बाद आता है उसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखिए जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती हैं। एडजेक्टिव का काम तब करेगी जब किसी नाउन के लिए आई होगी, एडवर्ब का काम तब करेगी जब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए आई होगी। तो ये एडवर्ब के फंक्शन में है, ये एक्चुअली में वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि ये वाली जो वर्ब है इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ पर हुई, रिलेशनशिप की बात की जा रही है। देखिए जो टू लगाया गया है ये भी एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है इन एडिशन। हालांकि टू के और भी मीनिंग है, लेकिन जिस मीनिंग में टू एडवर्ब को यहाँ पर यूज किया गया है इन एडिशन या ऑल्सो के मीनिंग को रिफर करने के लिए यूज किया गया है कि रिलेशनशिप में भी ऐसा हुआ उसके साथ, ये कहा जा रहा है इन रिलेशनशिप टू सी सीम्स। सी को देखिए ये एडवर्ब को कोमा लगाकर अलग किया गया है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सी को यहाँ पर हम सब्जेक्ट रिफर करेंगे, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता। सीम्स यहाँ पर मेन वर्ब है और मेन वर्ब जो है वो आपकी लिंकिंग नेचर की वर्ब है। मैंने शुरू में ही, जब मैं इस तरह के सेशन की शुरुआत कर रहा था, मैंने शुरू के 10-15 लेक्चर में लिंकिंग वर्ब को बार बार आपके सामने दोहराया, बार बार मैंने आपके सामने लिंकिंग वर्ब ये होती हैं, वो होती हैं, सेंटेंसेस के द्वारा मैंने समझाया। बहुत सारी लिंकिंग वर्ब मैंने लिख कर ही बताई है और इसके अलावा जो है लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं, वर्ब चैप्टर की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंकिंग वर्ब पर जो है आपको लेक्चर मिल जाएगा, जरूर देख लें। ये ऐसे लेक्चर हैं जो कि आपको मिस नहीं करने हैं, ये बहुत ही बेसिक लेक्चर हैं। तो वर्ब चैप्टर की प्ले लिस्ट में जाए, सारे के सारे लेक्चर देख लें। सी सब्जेक्ट हो गया, सीम्स हो गई लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब लगी है तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए लगी है। कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? अब देखो सबसे पहली बात तो चलो कॉम्प्लीमेंट तो अभी देख लेंगे क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात आप जरा ये सोचिए कि जब हमने यहाँ पर मेन वर्ब यूज कर ली तो ये जो हैव है, हैव और इसके साथ कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वो लिखी सब्सिस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ क्या कर रही है? चलो टू को एडवर्ब कंसीडर किया जा सकता है, वर्ब लगी है, वर्ब के लिए टू को एडवर्ब कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन आप ये सोचिए कि जब मेन वर्ब यहाँ पर आ गई तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के बाद आएगी क्या? जब मेन वर्ब हमारी सेंटेंस में आ गई तो दूसरी मेन वर्ब अगर लिखनी है तो या तो फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ के लिखो, एंड या और वगैरह से या बट वगैरह से जोड़ कर लिखो। फैन वॉइस, फॉर एंड नोर बट और येट सो, ये होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये बर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को भी, क्लोजेस को भी। अगर आपने एक मेन वर्ब लिख दी है और दूसरी मेन वर्ब आप लगाना चाहते हैं सबसिस्टेड, तो उसको आप कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ कर लिखो। और आपके पास कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन नहीं है, इट मींस आप मेन वर्ब नहीं लिख सकते। फिर आपको चाहिए यहाँ पर एक नॉन फाइनाइट वर्ब। मेन वर्ब जो होती है फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सीमित हो जाती हैं, सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से, टेंस के हिसाब से उनका दायरा सीमित हो जाता है। फाइनाइट का मतलब लिमिटेड हो जाना, लिमिट। फाइनाइट का मतलब है लिमिटेड। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। फाइनाइट का मतलब होता है जिसको सीमित किया जा सके, इनफाइनाइट मतलब जिसको सीमित ना किया जा सके। तो फाइनाइट वर्ब आपने अगर एक लिख दी तो दूसरी अगर फाइनाइट वर्ब लिखनी है, मेन वर्ब लिखनी है, तो एंड कंजंक्शन से लिखो। और कंजंक्शन नहीं है आपके पास, ये कंजंक्शन लगाना सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली सही नहीं है, तो इसका मतलब आपको फाइनाइट वर्ब नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब चाहिए। और यहाँ पर यही स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी। यहाँ पर होना चाहिए था एक नॉन फाइनाइट वर्ब, वो होनी चाहिए थी 2+V1 इन्फिनेटिव के रूप में। एग्जामिनर ने यही कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है। ये एक्चुअली में टू नहीं होना था, ये टू होना था, टू हैव सबसिस्टेड होना था। 2+V1 इन्फिनेटिव यहाँ पर लिखा जाना था, एग्जामिनर ने इस टू का टू कर दिया। अब देखो क्या स्ट्रक्चर बनी, लिंकिंग वर्ब हो गया, और लिंकिंग वर्ब ने सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर दिया। और कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका? इन्फिनेटिव। 2+V1, 2+V1, ये आपका इन्फिनेटिव है। एक्चुअली में इन्फिनेटिव भी नहीं है, ये जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखा हुआ है ये इन्फिनेटिव नहीं है, ये है परफेक्ट इन्फिनेटिव। ये एक इन्फिनेटिव का ही वेरिएंट है, ये एक इन्फिनेटिव का ही प्रकार है। ये इस इन्फिनेटिव को ही हम परफेक्ट फॉर्म में ले आए। अब इस इन्फिनेटिव को परफेक्ट फॉर्म में क्यों ले आए ये जरा सुन लो, ये बहुत काम की बात है। देखो मैंने चिल्ला चिल्ला कर बता रखा है कि ये जो 2+V1 होता है, जो इन्फिनेटिव होता है, ये मेन वर्ब के बाद वाला एक्शन होता है। मतलब मेन वर्ब जब एग्जिस्टेंस में आई होगी उसके बाद एग्जिस्टेंस में ये इन्फिनेटिव वाला एक्शन आया होगा। लेकिन हम सेंटेंस में कुछ और ही कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखिए सीम का मतलब क्या होता है? सीम का मतलब होता है टू अपीयर टू बी। सीम का मीनिंग जरा समझ लेते हैं, है ना। सीम का मतलब होता है टू अपीयर, जो चीजें मैं बता रहा हूं ये चीजें कहीं नहीं मिलेंगी, जरा ध्यान से सुन लो। टू अपीयर टू बी या टू अपीयर टू एग्जिस्ट, टू अपीयर टू एग्जिस्ट, या टू गिव एन इम्प्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग, कुछ होने का इंप्रेशन देना। हिंदी में क्या देते हैं? सीम का प्रतीत होना। जरा यहां पर आ जाओ वापस। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो सीम है इसके बाद जो इन्फिनेटिव लिखा है 2+V1, इन्फिनेटिव एक ऐसा एक्शन होता है जो मेन वर्ब के बाद वाला एक्शन होता है। यानी कि मेन वर्ब जब एग्जिस्टेंस में आई होगी उसके बाद होने वाला एक्शन होता है इन्फिनेटिव वाला एक्शन, इसके बाद एग्जिस्टेंस में आता है। लेकिन हम यहाँ पर मीनिंग कुछ और कन्वे करना चाह रहे हैं। हम मीनिंग ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि जो इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव वाला एक्शन पहले हो गया होगा, और सीम वाली जो एक्शन है, एक्शन तो मैं नहीं कहूंगा इसको, लिंकिंग वर्ब है, ये वाला जो वर्ब है ये बाद में एग्जिस्टेंस में आएगी। यानी कि पहले वो सबसिस्ट, उसने सी ने पहले सबसिस्ट किया होगा, बाद में वो सीम हुई, बाद में वो अपीयर हुई। ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीजें कर देते हैं। आपने कुछ गलती कर दी और उसके बाद आपके चेहरे पर नर्वसनेस आ गई, तो गलती करने के बाद आपकी वो नर्वसनेस ने आपकी गलती को दिखाया, रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले सीम हुई, पहले अपीयर हुई, पहले किसी एग्जिस्टेंस में वो अपीयर हुई, या पहले किसी स्टेट में वो अपीयर हुई और बाद में उसने सबसिस्ट किया। नहीं, पहले उसने सबसिस्ट किया होगा। एक्चुअली में सबसिस्ट का मतलब है सपोर्ट। सबसिस्ट के मीनिंग को भी जान लेते हैं। यही एक चीज यहां पर रह गई है, सबसिस्ट। सबसिस्ट ऑन ही होता है,
subsist on something। subsist का मतलब होता है to get enough food or money to live, या फिर to support oneself। टू गेट इनफ फूड और मनी टू लिव या टू सपोर्ट वन सेल्फ। तो यहाँ पर ये इस दूसरे वाले मीनिंग में सबसिस्ट को यूज किया गया है। अब सबसिस्ट ऑन समथिंग इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करती है ये वाव, और समथिंग की जगह कोई फूड हो सकता है, कोई फूड का नाम हो सकता है, ब्रेड लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, या फ्रूट्स लिख दिया यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है, या किसी प्रकार की कोई मनी या कोई अमाउंट लिख सकती है, रुपये 10,000 रुपये लिख दिया यहाँ पर कि 10,000 रुपये पर ही सबसिस्ट करती है, इतने पैसे मिलते हैं उसको जिंदा रहने के लिए, खुद को सपोर्ट करने के लिए। टू सपोर्ट वन सेल्फ ऑन समथिंग, ऑन तो नहीं लिखूंगा मैं, टू सबसिस्ट समथिंग, है ना। तो यहाँ पर भी इसी स्ट्रक्चर में यूज होगा। जब इस वाले मीनिंग को कन्वे करेंगे तो समथिंग की जगह कोई ऐसा मेथड या ऐसा कोई रिसोर्सेज लिखा होगा जिसका इस्तेमाल करके उसने खुद को सपोर्ट किया। वही लिखा गया है सबसिस्टेड ऑन नथिंग। नथिंग के बारे में मैं अभी बताऊंगा कि क्या है नथिंग, आप बिल्कुल परेशान ना हो। फिलहाल आप इतना समझिए कि पहले सीम हुआ, पहले वो सीम हुई, पहले वो अपियर हुई किसी एग्जिस्टेंस में या किसी स्टेट में, और फिर उसने सबसिस्ट किया, फिर उसने खुद को सपोर्ट किया। नहीं, पहले उसने जैसे तैसे करके खुद को सपोर्ट किया, फिर उसके बाद ये जो है एग्जिस्टेंस वाली स्टेट उसकी आई। इसी मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। शी सीम्स टू हैव सबसिस्टेड ऑन। ये जो परफेक्ट इन्फिनेटिव को परफेक्ट स्टेट में ले जाकर परफेक्ट इन्फिनेटिव बनाया गया है, वो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि पहले हम इस एक्टिविटी का कंप्लीशन दिखाना चाहते हैं कि पहले वाली एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, फिर वो सीम होना या प्रतीत होना जो है शुरू हुई, फिर जो है उस स्टेट में वो आना, स्टेट में होना दिखी लोगों को, जो है उस स्टेट में होते हुए वो दिखी बाद में। इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। शी सीम्स टू हैव सबसिस्टेड ऑन, प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट नथिंग, फिर लिखा हुआ है बट। देखिए इस नथिंग बट की कहानी को जरा समझ लेते हैं। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, जीवन भर के लिए क्लियर हो जाएगा। नथिंग बट, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी ईट्स नथिंग बट वेजिटेबल्स, ये लिखा मैंने। सी यहाँ पर प्रोनाउन है, सब्जेक्ट हो गया। ईट यहाँ पर ट्रांजिटिवली यूज हो रही है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया नथिंग। अब देखिए नथिंग में, अभी आगे के सेंटेंस को अभी इंटरप्रेट करूंगा। सी ईट्स नथिंग, नथिंग में तो सारी चीजें आ गई, नथिंग में फ्रूट्स भी आ गए, सीरियल्स भी आ गई, फिश आ गई या किसी भी टाइप का मीट आ गया, वेजिटेबल्स आ गई, है ना, पल्सेस आ गई, और सारी चीजें आ गई। जो चीज भी एडिबल है, सारे के सारे एडिबल फूड इसमें आ गए, सारे के सारे फूड इसमें एडिबल, जो चीजें खाई जा सकती हैं, जो चीजें ईटेबल हैं, वो सारी की सारी चीजें आ गई। यानी कि सी ईट्स नथिंग अगर हम इतने सेंटेंस को लिखते हैं तो उसका मतलब कुछ नहीं खाती है। नथिंग में तो सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है, लेकिन अब इन सारी की सारी इंक्लूडेड चीजों में से किसी एक चीज को हमें इस ग्रुप से बाहर करना है, बाहर निकालना है, और हमें ये बताना है कि वो केवल इस चीज को खाती है। नथिंग में से केवल इस चीज को हटा दो, बाकी सब ठीक है। तो इस पूरे के पूरे इंक्लूडेड नथिंग में से, नथिंग में जो सारी चीजें इंक्लूडेड है, हमें इनमें से किसी एक चीज को, किसी एक पर्टिकुलर थिंग को बाहर करना है, तो उसको बाहर करने के लिए हम लगाते हैं बट। और बट यहाँ पर होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट। और बट का यहाँ पर मीनिंग होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, सी ईट्स नथिंग एक्सक्लूडिंग वेजिटेबल्स। ठीक है, नथिंग में सारी की चीजें आ गई, लेकिन इनमें से एक चीज को हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो ग्रामरियन इसलिए कहते हैं, देखिए नथिंग बट का, नथिंग बट को अगर आप डिक्शनरी पर डालकर देखोगे तो नथिंग बट की जगह लिखा हुआ आता है, नथिंग बट के मीनिंग में लिखा आता है ओनली, और शायद सही लिखा हुआ आता है। नथिंग बट का जो सम्मिलित रूप से सिमेंटिकली जो एक कंक्लूसिव मीनिंग निकल के आता है, नथिंग बट रिफर करता है ओनली को। भाई जब आपने सारी चीजों को निगेट कर दिया कि कुछ नहीं खाती है, तो कुछ नहीं में से एक चीज को आप एक्सक्लूड कर रहे हो, तो आप केवल वो वेजिटेबल ही तो खाती है, तो उसी ओनली के मीनिंग को रिफर करता है नथिंग बट।
ठीक है। सी ईट्स नथिंग बट, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जहां भी मिल जाए इसका मतलब हो गया ओनली। बट यहाँ प्रीपोजिशन होता है और नथिंग जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। नथिंग इसलिए बन सकता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्योंकि प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन और प्लस प्रीपोजिशन, प्रोनाउन प्लस प्रीपोजिशन का एक कॉम्बिनेशन है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर प्रोनाउन प्लस प्रीपोजिशन की कॉम्बिनेशन है, उसका मतलब होता है ओनली। और इस तरह से सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली ये काम करती है। नथिंग से हमने सारी चीज़ों को, नथिंग में हमारी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, फिर इसमें से किसी एक चीज़ को एक्सक्लूड करने के लिए हमने बट प्रीपोजिशन लगाया और इस प्रीपोजिशन का मतलब होता है एक्सेप्ट या एक्सक्लूडिंग। सम्मिलित रूप से ओनली के मीनिंग को रिफर करता है। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है, शी सीम्स टू हैव सबसिस्टेड ऑन नथिंग बट द एम्प्टीनेस। नथिंग बट प्रीपोजिशन हो गया, उस प्रीपोजिशन के बाद लग गया ऑब्जेक्ट, यानी कि नथिंग में से जितनी चीजें नथिंग में इंक्लूडेड थी उसमें से एम्प्टीनेस को एक्सक्लूड कर दिया। प्रीपोजिशन का बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है एम्प्टीनेस मतलब खालीपन। ऑफ लगा है प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट हर हर्ट। किसकी एम्प्टीनेस की बात की जा रही है? तो ये जो ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ हर हर्ट, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज हो गई किसके लिए? एम्प्टीनेस नाउन के लिए। उसके बाद लिखा है टू द मास्टर ऑफ हर लाइफ, शी सीम्स टू हैव सबसिस्टेड ऑन नथिंग बट द एम्प्टीनेस ऑफ हर हार्ट टू द मास्टर ऑफ लाइफ। टू हो गया उसका टू हो गया प्रीपोजिशन रिसिपिएंट दिखाने के लिए। देखिए मास्टर किसको रिफर किया जा रहा है? देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप की बात की गई है, तो मेरे ख्याल से मास्टर ऑफ हर लाइफ का मतलब हो गया जो उसका लवर है या जिसके सामने वो जो है बहुत ज्यादा डोसाइल है, जो उस पर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। इसी तरह के कंटेक्स्ट में इसका मीनिंग जा रहा है। तो मास्टर ऑफ हर लाइफ मतलब हो सकता है उसके लवर को रिफर कर रहा हो, ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया। मास्टर किसके कौन से वाले मास्टर की बात की जा रही है? आगे एडजेक्टिव फ्रेज होगी। तो इस तरह का सिंटेक्स है आपके सामने। यहीं पर आपको ये चीज पकड़नी थी कि यहाँ पर ये इन्फिनिटिव होना है और इन्फिनिटिव में भी परफेक्ट इन्फिनिटिव होना है। मतलब ये वाला एक्शन, सबसिस्टेड वाला एक्शन इस वर्ब के एग्जिस्टेंस से पहले का एक्शन होगा। पहले ये एक्शन हो जाएगा, पहले उसने खुद को सपोर्ट किया, बाद में वो सीम होना स्टार्ट हुई, फिर बाद में वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्टेंस में आना या दिखना स्टार्ट हुई। 39 का हो गया ये आपका। सामने सेंटेंस है, 40 पर चल लेते हैं। Our thought have a direct impact on our body and hence they crucially affect our emotional and physical well-being. ओके, थॉट यहाँ पर नाउन हो गया, आवर हो गया यहाँ पर डिटर्मिनर। आवर थॉट, देखिए थॉट काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। और ये जो नाउन फ्रेज है, ये जो नाउन फ्रेज आपके सामने लिखी है, निश्चित तौर पर ये सब्जेक्ट होगी। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसको जस्टिफाई कर नहीं पाओगे यहाँ पर। तो सब्जेक्ट है तो यहाँ पर यूज किया गया है इसको सिंगुलरली। आगे लिखा गया हैव, तो या तो हैव को हैज करो, या अगर इसको हैव रख रहे हो तो इसको प्लूरल करो, थॉट का थॉट्स करो। तो कौन सा वाला इंप्रूवमेंट करना चाहेंगे आप? हैव का हैज करना चाहेंगे या थॉट का थॉट्स करना चाहेंगे? अगर आगे सेंटेंस को और ध्यान से पढ़ा जाए तो आपको पता चलेगा कि थॉट के लिए कोई, देखे यहाँ पर तो ये नाउन है, लेकिन अगर इस नाउन के लिए सेंटेंस में कहीं कोई प्रोनाउन आया हो तो उस प्रोनाउन के नंबर से हमें पता चल जाएगा कि थॉट को सिंगुलर लेना चाहिए प्लूरल। जैसे कि सेंटेंस में आगे पढ़ोगे तो ये जो दे प्रोनाउन है, ये दे प्रोनाउन दे क्रूशियली अफेक्ट आवर इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग। तो ये जो दे प्रोनाउन है ये रिफर करता है थॉट को, थॉट के लिए ही यूज किया गया है। तो थॉट अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पर दे नहीं होता, इट होता। अगर दे यूज किया गया है तो इसका मतलब थॉट को प्लूरल रखना है। तो यहाँ पर हैव, हैज नहीं, हैव ही ठीक है, थॉट का थॉट्स कर दो। आवर थॉट्स हैव, यही एरर थी सेंटेंस में, आवर थॉट्स हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। हैव जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया डायरेक्ट इम्पैक्ट। इम्पैक्ट हो गया नाउन और डायरेक्ट हो गया उस नाउन के लिए एडजेक्टिव, ये हो गया आर्टिकल, पूरी की पूरी नाउन फ्रेज हैव ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गई। ऑन आवर बॉडी, ऑन प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब ऑफ प्लेस को रिफर कर रही है। और थॉट्स हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी, है ना, वेयर का रिप्लाई है कि कहाँ इम्पैक्ट पड़ता है, बॉडी पर पड़ता है। आवर थॉट्स हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी। उसके बाद एंड कंजंक्शन लगाया गया है और एक वर्ड लिखा गया है हैंड्स। हैंड्स को मैं शायद इस
सेशन में पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ, एक दो सेंटेंस इस पर जरूर लिखकर बताऊंगा। बहुत अच्छा वर्ड है, यूज हो जाएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, क्लोज टेस्ट में कहीं भी आ जाएगा, कंफ्यूज कर देगा। जरा समझ लेते हैं। देखिए जो वर्ड है हैंस, पहली बात तो ये जो वर्ड है ये एडवर्ब है। कोई भी बच्चा है इसको कंजंक्शन समझने की गलती ना करे, ये किसी भी प्रकार से कंजंक्शन नहीं है। अब इसके दो फंक्शन है। पहला फंक्शन इसका है लॉजिकल कनेक्टर के रूप में, लॉजिकल कनेक्टर। अब देखिए मैंने यहाँ पर कनेक्टर लिखा हुआ है, कंजंक्शन नहीं लिखा हुआ। हालांकि कंजंक्शन भी कनेक्टर ही होते हैं, लेकिन ये एडवर्ब के फंक्शन में होते हुए भी कनेक्ट कर देता है। जरा समझिए कैसे। कंजंक्शन नहीं है ये मैंने पहले बता दिया। अब मैंने एक एग्जाम्पल में लिखकर आपको बताता हूं। देखिए लॉजिकल कनेक्टर का मतलब क्या है, पहले इतना ही समझ लो। लॉजिकल कनेक्टर का मतलब है ये हैंस एडवर्ब ऐसी इंफॉर्मेशन से पहले लिखा जाता है जो इंफॉर्मेशन किसी दूसरी इंफॉर्मेशन का या किसी दूसरे एक्शन का लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस हो या लॉजिकल रिजल्ट हो। कुछ हुआ और उसका जो लॉजिकल रिजल्ट आया, उस लॉजिकल रिजल्ट से पहले आप हैंस को लिख सकते हैं। या आपने हैंस लिख दिया किसी इंफॉर्मेशन से पहले, किसी क्लोज से पहले, तो इट मींस वो क्लोज, वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरी इंफॉर्मेशन का एक्शन का लॉजिकल रिजल्ट या लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है। मैं लिख दूं क्या, किसी लॉजिकल रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, कॉन्सिक्वेंसेस से पहले। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी वाज द बेस्ट एम्प्लॉय, कैंडिडेट लिखता हूं, सी वाज द बेस्ट कैंडिडेट, कैंडिडेट। फिर मैंने कोमा लगाया, इस बार इस तरह का मैंने कोमा लगाया, यानी कि पूरे स्टेटमेंट को अलग करने के लिए। फिर लिखा मैंने हैंस सी गॉट द जॉब। देखो हैंस यहां पर क्या है, एडवर्ब है। अगर कंजंक्शन होता तो मुझे कोमा लगाने की आवश्यकता ना पड़ती, ऐसे ही मैं जोड़ देता। हैंस एक एडवर्ब है और ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन से पहले लिखा है, सी गॉट द जॉब, जो इंफॉर्मेशन इस वाले एक्शन का या इस वाली इंफॉर्मेशन का क्या है, लॉजिकल रिजल्ट है, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है। सी गॉट द जॉब, क्यों उसको जॉब मिली, क्योंकि वो बेस्ट कैंडिडेट थी। जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए आए थे एग्जाम में, उनमें से वो बेस्ट थी। हैंस सी गॉट द जॉब, तो ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है ये एक लॉजिकल रिजल्ट होती है या लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होती है। जो भी कुछ हुआ उसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस जो आया उसको हम हैंस एडवर्ब से शुरू कर लिख देते हैं। तो हैंस एडवर्ब ने एक तरीके से कनेक्ट तो किया, लेकिन कनेक्ट किया इनके मीनिंग को। सिंटैक्टिकली ये कनेक्टर का काम नहीं करता है। किसी वर्ड को कंजंक्शन तब कह सकते हैं जब वो सिंटैक्टिकली जोड़ने का काम कर रहा हो। हैंस वर्ड ने सिंटैक्टिकली इनको नहीं जोड़ा है, लेकिन इनके मीनिंग को वो जोड़ने का काम कर रहा है। वो इतना तो बता ही रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है ये उसका डायरेक्ट लॉजिकल रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस है। तो इस प्रकार से इसको लॉजिकल कनेक्टर कहा जा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि ये इनके मीनिंग को कनेक्ट कर रहा है। जिस भी इंफॉर्मेशन को से पहले इसको लिख रहे हैं वो लॉजिकल रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है। अगर आप यहाँ पर कोमा नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ता है यहाँ पर कंजंक्शन, और इसीलिए आपके वाले सेंटेंस में भी एंड हैंड्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एंड हैंड्स लिखा हुआ है। अगर हैंड्स खुद एक कंजंक्शन होता, हैंड्स खुद एक कंजंक्शन होता तो इससे पहले एंड को लगाने की जरूरत थी क्या, नहीं। एंड आपका कंजंक्शन आया है दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए, और हैंड्स लिखा है एक एडवर्ब के रूप में। मतलब ये जो आगे इसके इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ये इस पहले लिखी हुई इंफॉर्मेशन का क्या है, डायरेक्ट लॉजिकल रिजल्ट है, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है। अच्छा, इसके अलावा लॉजिकल कनेक्टर के रूप में जो एक सेंटेंस मैंने बताया, एक फंक्शन मैंने बताया है, इसके अलावा हैंस का एक और फंक्शन होता है, और ये जो फंक्शन है ये टेम्पोरल नेचर का होता है। टेम्पोरल रेफरेंस के लिए हम हैंस को यूज कर सकते हैं। टेम्पोरल का मतलब टाइम रिलेटेड, या मैं कह दूं कि हैंस इस फंक्शन में टाइम रिलेवेंट फंक्शन में होता है, टाइम रिलेवेंट फंक्शन में होता है। और हैंस का इस फंक्शन में मीनिंग होता है फ्रॉम नाउ
और फ्रॉम देन, फ्रॉम नाउ या फ्रॉम देन, ये मीनिंग भी हो सकता है, ये मीनिंग भी हो सकता है, सिंटेक्स पे डिपेंड करता है। एक्चुअली में नाउ रिप्रेजेंट करता है दिस टाइम को, दिस टाइम मतलब प्रेजेंट का टाइम, वो मोमेंट जब सेंटेंस को बोला गया, और देन रिफर करता है दैट टाइम को, और दैट टाइम पास्ट का टाइम भी हो सकता है और फ्यूचर का पॉइंट भी हो सकता है, फ्यूचर का टाइम भी हो सकता है। तो फ्रॉम देन हैंस को हम पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट तीनों में यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग आएगा फ्रॉम नाउ, और पास्ट या फ्यूचर में यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग आएगा फ्रॉम देन। एक सेंटेंस लिख के समझा देता हूं, आप पकड़ लोगे बात को। मैंने लिखा द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड, the report will be submitted hence now। hence now क्यों लिख रहा हूं मैं, मुझे लिखना चाहिए 2 years hence। भाई hence के साथ तो now का मीनिंग है ही 2 years hence, इस तरह से लिखा हुआ आएगा आपको, the report will be submitted 2 years hence। अब hence का मतलब क्या है, from now, है ना। हैंस का मीनिंग में नाउ है, उसके साथ नाउ लगाने की जरूरत नहीं है। तो 2 years हैंस ये क्या हो गई, पूरी की पूरी एक एडवर्ब फ्रेज हो गई, और इस एडवर्ब फ्रेज का मतलब हो गया 2 years फ्रॉम नाउ, 2 years फ्रॉम नाउ, यानी कि जो रिपोर्ट है वो इस नाउ के पॉइंट से 2 साल बाद जो है सबमिटेड होगी। इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए भी हैंस को एक एडवर्ब की तरह यूज किया जा सकता है। यहाँ पर ये टेम्पोरल फंक्शन में होता है, टाइम रिलेवेंट फंक्शन में होता है। तो हैंस आपने एडवर्ब लगाया, फिर दूसरी क्लोज स्टार्ट कर ली, क्योंकि कंजंक्शन आपने लगाई रखा था, दे प्रोनाउन हो गया, और ये प्रोनाउन सब्जेक्ट है, और ये यूज किया गया किसके लिए, थॉट्स के लिए। और द क्रूशियली, क्रूशियली का मतलब होता है इंपॉर्टेंटली या नेसेसरीली। क्रूशियल एक वर्ड है, क्रूशियल, क्रूशियल एक वर्ड है जो कि एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और नेसेसरी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और नेसेसरी, क्रूशियल। क्रूशियली एक एडवर्ब हो गया, और ये लगा है अपनी मेन वर्ब से पहले। और अफेक्ट जो है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट है आवर इमोशनल एंड फिजिकल वेल बीइंग। टू लग गया एक एडवर्ब के रूप में, और यहाँ पर टू का मतलब है ऑल्सो या इन एडिशन। एडिशनल किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए टू को उस इंफॉर्मेशन के बाद में लिखा जाना चाहिए, बाद में लिखा हुआ है। तो अफेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, उसका ऑब्जेक्ट हो गया आवर इमोशनल एंड फिजिकल वेल बीइंग। वेल बीइंग हमारा नाउन हो गया। वेल बीइंग का मतलब हो गया द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड हैप्पी, द स्टेट ऑफ बीइंग वेल, हेल्दी एंड हैप्पी। ऐसी स्टेट को जब आप अच्छे हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, उसको कहा जाता है वेल बीइंग। तो इमोशनल वेल बीइंग की भी बात की जा रही है, फिजिकल वेल बीइंग की बात की जा रही है। फिर से एक नाउन को जोड़ने के लिए दो एडजेक्टिव को लिखा गया है, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव एक ही नेचर के थे, एक ही डोमेन में थे, एक ही जैसी चीज़ों को रिफर करने वाले थे, इमोशनल एंड फिजिकल वेल बीइंग। तो दोनों एडजेक्टिव को एंड कंजंक्शन से जोड़कर लिखा गया। दोनों एडजेक्टिव किसके लिए आ रहे हैं, वेल बीइंग के लिए। ये हो गया आपके सामने सेंटेंस। 41 पर चल लेते हैं। ओके, क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू ड्रिंक द स्वीट कोकोनट वाटर, उसके बाद ये कॉमा लगा हुआ है। एक्चुअली में कॉमा का फुल स्टॉप कर दिया हमारे टाइपिस्ट ने। व्हेन यू ड्रिंक द स्वीट कोकोनट वाटर, इट इज अ मेटाफर फॉर एक्सपीरियंस जॉय विद इन, फ्री ऑफ ईगो एंड अदर हैजल्स। ठीक है, इंटरप्रेट करना शुरू करेंगे। व्हेन को देखे मैं पहले बता चुका हूँ, एडवर्ब हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो, टाइम रिलेवेंट फंक्शन में होता है। तो एडवर्ब तो यहाँ है नहीं, कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। पहली क्लोज हो गई ये, जिसको हम कहेंगे टाइम क्लोज या एडवर्बियल ऑफ टाइम क्लोज या एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज या टाइम क्लोज, कुछ भी कह लो। तो व्हेन यहाँ पर कंजंक्शन है, टाइम रिलेवेंट फंक्शन में है, जिस क्लोज को ये कंजंक्शन जोड़ेगा वो क्लोज टाइम को रिफर करेगी, तो इसको कहा जा सकता है एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज। इतनी बेसिक बातें हैं, पुराने लेक्चर से चलती हुई आ रही हैं। क्लोज में देख लेते क्या है, यू प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट होगा, ड्रिंक यहाँ पर मेन वर्ब है,
ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिया गया है टाइम को लिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। ध्यान रखना, प्रेजेंट मतलब परमानेंट इफेक्ट की किसी चीज को, एक ऐसे फैक्ट को, किसी ऐसी बात को बोला जा रहा है जो कि परमानेंट इफेक्ट की है, टाइम से पता चल रहा है। ड्रिंक मेन वर्ब हो गई और मेन वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की है। उसके बाद लिखा है द स्वीट कोकोनट वाटर, वाटर नाउन हो गया, कोकोनट एडजेक्टिव हो गया और स्वीट भी एडजेक्टिव है। देखो मैंने अभी इसी वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, तो मैं फिर से बताना चाहूंगा, वाटर को जोड़ने वाले दो एडजेक्टिव हमने यूज किया है इस नाउन फ्रेज में। कोकोनट भी वाटर के लिए एडजेक्टिव हो रहा है और स्वीट भी वाटर के लिए एडजेक्टिव हो रहा है। हालांकि कोकोनट एक तरह का नाउन है, लेकिन इस फ्रेज में तो वो नाउन मॉडिफायर के फंक्शन में है। नाउन मॉडिफायर का फंक्शन मतलब पार्ट ऑफ स्पीच हो गया एडजेक्टिव। तो एक नाउन को जोड़ने के लिए दो एडजेक्टिव हमने यूज किए, एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमने दो एडजेक्टिव यूज किए हैं, और दोनों एडजेक्टिव को किसी कंजंक्शन से नहीं जोड़ा गया है। और जबकि आपके पिछले वाले सेंटेंस में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी तो हमने वेल बीइंग के लिए दो एडजेक्टिव यूज किए थे, फिजिकल और इमोशनल, लेकिन दोनों एडजेक्टिव को एंड कंजंक्शन से जोड़ने की जरूरत पड़ी। वो इसलिए क्योंकि आपका ये वाला जो सेंटेंस है स्वीट कोकोनट वाटर, ये जो फ्रेज आपकी लिखी हुई है, यहाँ पर कोकोनट और स्वीट दोनों अलग अलग एस्पेक्ट को बताते हैं। कोकोनट ये बताता है कि फ्रूट, ये जो वाटर है किस फ्रूट से लिया गया है, और स्वीट बताता है टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो दोनों अलग अलग डोमेन में दोनों अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आपका जो सेंटेंस लिखा हुआ है इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग, ये जो फ्रेज लिखी हुई है, इसमें ये जो वेलबींग है ये एक ही डोमेन को बताने के बारे में है। इमोशनल भी आपकी बॉडी से रिलेट करता है और फिजिकल भी आपकी बॉडी से रिलेट करता है। तो ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक ही नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने वाले दो एडजेक्टिव हैं। एक ही नेचर के एडजेक्टिव कंसीडर किए जाएं, और एक ही नेचर के एडजेक्टिव अगर आप लगा रहे हैं तो आप एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़कर लगाएंगे। ये बेसिक सी बात है, ये बेसिक सी समझ है इंग्लिश के बारे में। आगे चल रहे हैं, ठीक है। ये था ना हमारा सेंटेंस। व्हेन कंजंक्शन हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, ड्रिंक ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, उसके बाद लिखा हुआ था स्वीट कोकोनट वाटर, ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी नाउन फ्रेज, कोमा लग गया। ठीक है, कोमा लगाने की जरूरत ना पड़ती अगर व्हेन कंजंक्शन बीच में होता और सबऑर्डिनेट क्लोज बाद में लिखी होती, व्हेन कंजंक्शन से जुड़कर। चूंकि शुरू में लिखी है तो कोमा लगाने की जरूरत पड़ी। इट प्रोनाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। इट इज अ मेटाफोर, देखिए इट यूज किया जा रहा है मेरे ख्याल से स्वीट कोकोनट वाटर के लिए। थिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। इज हो गई यहां पर लिंकिंग वर्ब। अब मेटाफर, मेटाफर का मीनिंग समझ लेते हैं। मेटाफर, देखिए मेटाफर का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसी फ्रेज या कोई भी एक ऐसा सेंटेंस या कोई भी ऐसी फिगर ऑफ स्पीच, कोई भी किसी प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच, कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसी फ्रेज, कोई भी ऐसा सेंटेंस या कोई भी ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जो कि किसी चीज को रिफर करे कुछ और मेंशन करते हुए। मेंशन आपने कुछ और किया लेकिन आप रिफर और कुछ और कर रहे हैं। यहाँ पर ये ऐसी टूटी फूटी भाषा में लिख देता हूं, किसी चीज को रिफर करे किसी और चीज को मेंशन करते हुए, किसी और चीज को मेंशन करते हुए, यानी कि आपने मेंशन कुछ और किया, आप रिफर और कुछ कर रहे हैं। किसी चीज को रिफर करें किसी और चीज को मेंशन करते हुए, मेंशन करते हुए। अभी एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। ऐसी वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस या फिगर ऑफ स्पीच जो किसी चीज को रिफर करे किसी और चीज को मेंशन करते हुए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा द क्लासरूम वाज अ जू। तो आप जिस क्लासरूम में बैठे हैं, क्लासरूम का मतलब आपको पता है, आप सब किसी न किसी क्लासरूम में बैठे होंगे अपनी लाइफ में। क्लासरूम को जू बोला जा रहा है, तो क्या वाकई में क्लासरूम एक जू हो सकता है, या जू के द्वारा किसी और चीज को रिफर किया जा रहा है? मेंशन तो जू को किया जा रहा है, और जू का मतलब आपको पता है जहां पर एनिमल पाले जाते हैं, रखे जाते हैं, चिड़ियाघर टाइप का जो भी होता है वो। तो जू लिखा, मेंशन जू को किया जा रहा है, लेकिन जू के द्वारा एक नॉइजी या क्योटिक
एक नॉइजी या क्योटिक अरेंजमेंट को या क्लास को रिफर किया जा रहा है। एक ऐसी क्लास, एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसी मीटिंग या एक ऐसी जो है सिस्टम जो बहुत ही ज्यादा क्योटिक था, नॉइजी था, है ना, बहुत ज्यादा नॉइजी था और क्योटिक था, मतलब शोर था वहां पर और डिसऑर्डर था। क्योटिक का मतलब, क्योस का मतलब डिसऑर्डर, क्योटिक। तो क्लासरूम तो जू हो नहीं सकता एक्चुअली में, जू के द्वारा किसी चिड़ियाघर को नहीं है, किसी एनिमल के प्लेस को रिफर न करके एक नॉइजी क्योटिक अरेंजमेंट या क्लास को रिफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर मेंशन जू को क्या जा रहा है, लेकिन रिफर कुछ और चीज को किया जा रहा है। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, माई फ्रेंड हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अब देखो, माई फ्रेंड हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, क्या ये वाकई में पॉसिबल है? किसी का अगर सोने का अगर दिल हो, गोल्ड का अगर किसी का हार्ट हो, तो ये क्या पॉसिबल है? हो या ना हो वो तो है ही नहीं बात। क्या ये पॉसिबल है? अगर फ्रेंड के द्वारा मैं किसी पर्सन को रिफर कर रहा हूँ तो क्या ये पॉसिबल है कि उसके पास हार्ट ऑफ गोल्ड हो? नहीं। एक्चुअली में यहाँ पर हम हार्ट ऑफ गोल्ड को मेंशन तो हार्ट ऑफ गोल्ड को कर रहे हैं, लेकिन हम रिफर कुछ और कर रहे हैं। तो मेंशन कुछ और करके किसी और चीज को रिफर करना ही मेटाफर है। इस फिगर ऑफ स्पीच को, ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज को ही मेटाफर कहा जाएगा। ये हम क्या कहेंगे कि हमने मेटाफर का यूज किया है। एक्चुअली में हार्ट ऑफ गोल्ड से क्या रिफर किया जा रहा है? कंपैशन, काइंड या जनरस को, काइंड और जनरस पर्सन, काइंड या जनरसिटी को रिफर किया जा रहा है ना। माई फ्रेंड हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, हार्ट ऑफ गोल्ड से रिफर किया जा रहा है काइंड और जनरेट या कंपैसिनेशन को, कंपैसिनेट होने की कैरेक्टरिस्टिक को रिफर किया जा रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दूं, लाइफ इज अ जर्नी, ये भी एक तरह का मेटाफर है। यहाँ पर जर्नी से रिफर कर रहे हैं हम अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स। यहाँ पर जर्नी का मतलब वो जर्नी नहीं है कि आप ट्रेन में बैठे टिकट लेकर और कहीं पहुंच गए तो वो आपने जर्नी, उसको जर्नी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर लाइफ को जर्नी कहा जा रहा है। एक्चुअली में इस जर्नी का मीनिंग है अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स। लाइफ कुछ ऐसी है कि उसमें अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स आते रहते हैं, इसी को जर्नी कहा जा रहा है। तो ये होता है मेटाफर। एक्चुअली में आपके सेंटेंस में जो मेटाफर यूज किया गया है, अ मेटाफर फॉर समथिंग, ये जो फ्रेज आपके सेंटेंस में यूज की गई है, अ मेटाफर फॉर समथिंग, ठीक है, अ मेटाफर फॉर समथिंग। फॉर प्रीपोजिशन लिखी है और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आना है। हालांकि यहाँ पर एक गलती है, वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन जो फ्रेज आपके सामने यूज की गई है वो है अ मेटाफर फॉर समथिंग। इसका मीनिंग भी इसी से निकल के आएगा, यही से निकल के आएगा। इसका मतलब हो जाएगा अ मेटाफर फॉर समथिंग। अ मेटाफर फॉर समथिंग का मतलब हो जाएगा अ सिंबल that a symbol used for representing समथिंग, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये जो कोकोनट वाटर है, व्हेन यू ड्रिंक द स्वीट कोकोनट वाटर, इट इज ए सिंबल फॉर एक्सपीरियंस जॉय विद इन, ठीक है। तो ये एक तरह का सिंबल हो गया। जब आप कोकोनट वाटर को ड्रिंक करते हो तो ये जॉय को एक्सपीरियंस करने का एक सिंबल हो गया। इस तरह की मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है यहाँ पर। हालांकि देखो यहाँ पर गलती है, फोर को अगर प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल किया गया है तो प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए था उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा कोई नाउन। अब ये जो एक्सपीरियंस जो वर्ड है, ये एक्सपीरियंस वर्ड नाउन भी हो जाता है और वर्ब भी हो जाती है। अब इसको नाउन कंसीडर करोगे फिर तो ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है उसका नाउन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है जो कि एक नाउन है, एक्सपीरियंस नाउन भी हो जाता है ना, तो नाउन कंसीडर कर लिया उसको। लेकिन फिर जो इसके बाद जॉय लिखा हुआ है, ये भी एक नाउन है, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर प्रीपोजिशन चाहिए, फॉर एक्सपीरियंस ऑफ जॉय लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? इट इज ए मेटाफर फॉर एक्सपीरियंस ऑफ जॉय। इसको जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन चाहिए। या तो आप ये कंसीडर कर लो कि फॉर प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया नाउन एक्सपीरियंस,
एक्सपीरियंस नाउन के फंक्शन में, पार्ट ऑफ स्पीच में। फिर इस जोय को जोड़ने के लिए एक प्रीपोजिशन चाहिए, या फिर एक तरीका और है कि आप इस एक्सपीरियंस को वर्ब कंसीडर कर लो, और इसको आपने वर्ब कंसीडर कर लिया तो अब आपको चाहिए यहाँ पर नाउन। वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए इसको जिरेंड बनाना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सपीरियंसिंग। और आपने अगर इसको एक्सपीरियंसिंग बना लिया, जीरेंड बना ले, तो जीरेंड होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब भी वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब में वर्ब का एट्रीब्यूट होता है, और एक्सपीरियंस कैसी वर्ब है, वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया तो एक्सपीरियंस कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। अब चूंकि वो ट्रांजिटिव वर्ब है एक्सपीरियंस, तो उसने बाद अपने ऑब्जेक्ट के रूप में जॉय को ले लिया। अब यहाँ पर किसी ऑफ या किसी प्रीपोजिशन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये दूसरा वाला इंटरप्रिटेशन ज्यादा सही है। आप एक्सपीरियंस को कर देंगे एक्सपीरियंसिंग, फॉर एक्सपीरियंसिंग जॉय। विद इन को एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। विद इन मतलब हमारे ऐसा जॉय जो हमारे अंदर ही हो, इंटरनल जॉय की बात की। अरे विद इन को एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। विद इन अगर प्रीपोजिशन होता तो निश्चित तौर पर से ही उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा होता, जो कि नहीं लिखा है। उसके बाद कोमा लगा दिया गया, और कोमा लगाकर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को लिखा गया, फ्री ऑफ ईगो एंड अदर हैसल्स। फ्री यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो रही है, ऑफ प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ईगो एंड अदर हैसल्स। हैसल्स का मतलब अ सिचुएशन कॉजिंग ट्रबल, HASSLE। हैसल का मतलब अ सिचुएशन कॉजिंग ट्रबल, या ट्रबल या डिफिकल्टी। ट्रबल या डिफिकल्टी को भी हैसल बोल दिया जाता है। तो फ्री एक एडजेक्टिव हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन, इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये पूरी की पूरी फ्रेज हो गई, ऑफ ईगो एंड अदर हैसल्स। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ ईगो एंड अदर हैसल्स लगाई गई है फ्री के लिए। फ्री एक एडजेक्टिव है, तो मैं इसको एडवर्ब फ्रेज कंसीडर कर लूंगा। लेकिन फ्री एडजेक्टिव किसके लिए लगाया गया है, ये लगाया गया है जॉय के लिए, कि ये जो जॉय है ये ईगो फ्री है, ईगो से फ्री है, ये अदर डिफिकल्टी से, अदर ट्रबल से फ्री है। और इसको एक एडिशनल फ्रेज की तरह जोड़ा गया है, कोमा लगाकर, जॉय के लिए लगाया गया है। तो ये हो गया आपका 41वां सेंटेंस। इसी तरह से जो है सेंटेंसेस के साथ आपको लॉजिकल रहना है। चूंकि मैं आपको समझाता हूँ, एक एक चीज खोल के पढ़ाता हूँ, एक एक चीज खोल के आपको समझाता हूँ, बीच बीच में ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो 5-5, 10-10 मिनट ले लेते हैं, इसलिए लेक्चर मेरे थोड़े लंबे हो जाते हैं। लेकिन जब आप इस अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे, इसको अडॉप्ट करेंगे, आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा। फिर तो सेंटेंस आपके सामने आएगा, और बस आपको देखना है, एक बार पढ़ना है, और सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर, उसका सिमेंटिक्स भी आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर, और सटासट आप जो है गलतियां ढूंढते जाएंगे, फटाफट आप चीज़ों को करते जाएंगे, और कॉन्फिडेंट बहुत रहेंगे, चीज़ों को दिमाग लगाकर समझेंगे, ना कि उनका रट्टा मारेंगे। इसी तरह से चीज़ों को आपको करना है। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।